वेलकम बैक स्टूडेंट। तो आज का हमारा नया टॉपिक है स्वराज इन द प्लांटेशंस। तो प्लांटेशंस के बारे में देख लेते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है। प्लांटेशंस में एक फील्ड में जो है एक बहुत सारे एक ही तरह के प्लांट्स को उगाया जाता है लार्ज स्केल के ऊपर, तो उनको हम प्लांटेशन कहते हैं। जैसे कैश्यू का प्लांट है, इसके साथ साथ जैसे कोई इमारती लकड़ी है, टिम्बर प्लांट है जैसे कि बैम्बू है, उसके बाद सागवान है। ऐसे बहुत सारे प्लांट्स को एक कलेक्टिवली एक लाइन में लार्ज स्केल के ऊपर उगाया जाता है, उसको हम प्लांटेशन कहते हैं। तो प्लांटेशन में किस तरह से जो नेशनलिज्म का जो है राइज हुआ है, इसके बारे में इस टॉपिक में जानेंगे। वर्कर्स ने भी जो प्लांटेशन वर्कर्स थे उन्होंने भी महात्मा गांधी के आइडिया को अपने तरीके से लिया। असम में प्लांटेशन वर्कर्स के लिए इसका जो मीनिंग था उस दायरे से बाहर निकलना था जहाँ पे उनको ज़बरदस्ती वहाँ पे काम करवाया जा रहा था। इसका सीधा अर्थ गांव वापस लौटना था। 1859 में के प्रवासी एक्ट के अनुसार प्लांटेशन वर्कर्स को बिना परमिशन काम छोड़ने नहीं दिया जाता था। सही मायने में उनको परमिशन नहीं थी किसी भी तरह की बाहर जाने की। जब उनको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में पता चला तो हज़ारों वर्कर्स ने काम छोड़ दिया और घर की तरफ चल पड़े। उनका विश्वास था कि गांधी राज आ रहा है और हर एक को उनके गाँव में ज़मीन दी जाएगी। हालांकि वे इसमें सफल नहीं हुए और रेलवे स्टेशन पर उनको पकड़ लिया गया और पिटाई हुई। इस मूवमेंट का विज़न कांग्रेस के विज़न से अलग था। उन्होंने स्वराज को अपने तरीके से इंटरप्रेट किया। नेक्स्ट टॉपिक है टुवार्ड सिविल डिसोबीडियंस। फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया और उन्होंने महसूस किया कि आंदोलन कई जगहों पर हिंसक हो रहा है और लोगों को संघर्ष के काबिल बनाने के लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत है। कांग्रेस में से कई नेता स्ट्रगल से उब चुके थे और प्रोविंशियल काउंसिल्स के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते थे, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत लाया गया था। उनका मानना था कि ब्रिटिश पॉलिसीज़ का ब्रिटिश काउंसिल में ही बेहतर तरीके से विरोध किया जा सकता है। सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बनाई और काउंसिल पॉलिटिक्स में लौटने का आर्गुमेंट दिया, लेकिन युवा नेता जैसे कि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने हिंसक आंदोलन की मांग की। और इस कंडीशन में भारतीय राजनीति ने अलग मोड़ लिया। इसमें सबसे पहला जो वर्ल्ड वाइड इम्पैक्ट था वो था इकोनॉमिक डिप्रेशन का। एग्रीकल्चर प्राइसेस 1926 से गिरना शुरू हुए और 1930 तक यही कंडीशन रही। जैसे ही एग्रीकल्चर गुड्स की डिमांड गिरी और एक्सपोर्ट कम हुआ, किसानों को अपनी फसल बेचना मुश्किल हो गया। 1930 में गाँवों में तनाव का माहौल था। इस परिस्थिति के दौरान ब्रिटेन की टॉरी गवर्नमेंट ने एक कमीशन बनाया सर जॉन साइमन के नाम से। ये नेशनलिस्ट मूवमेंट के रिस्पांस में सेटअप किया गया था ताकि इन फ्यूचर किसी भी तरह की जो नेशनलिस्ट मूवमेंट है उसको दबाया जा सके, उसकी जो प्रोविज़न है उसको ख़त्म किया जा सके। कमीशन का काम कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम की फंक्शन को देखना था और उसमें बदलाव सजेस्ट करना था। इस कमीशन की यह प्रॉब्लम थी कि इसमें एक भी इंडियन जो मेंबर्स शामिल नहीं था, इसमें सभी ब्रिटिशर्स थे। जब साइमन कमीशन भारत में 1928 में आया तो उसको विरोध का सामना करना पड़ा और इसके विरोध में साइमन गो बैक के स्लोगन के साथ इसका विरोध हुआ। सभी पार्टी जिनमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग शामिल थी डेमोन्स्ट्रेशन में पार्टिसिपेट किया। इसको सफल बनाने के लिए वाइसरॉय लॉर्ड इरविन ने अक्टूबर 1929 में भारत के भविष्य की सुधारने के लिए या डिस्कस करने के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें कांग्रेस के लीडर सेटिस्फाई नहीं हुए। कुछ ऐसे थे जो कि रेडिकल मीन्स पे विश्वास रखते थे, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, जिससे उनका इम्पैक्ट कम हो गया। और बहुत सारे जो विद इन द कांग्रेस लिबरल्स और मॉडरेट लीडर्स थे जो कि कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम की डिमांड कर रहे थे, उनका इम्पैक्ट कम हो गया। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू के लीडरशिप में लाहौर कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की डिमांड रखी और ये घोषित किया कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा, जो लोग पूर्ण संकल्प लेंगे पूर्ण स्वराज के लिए। लेकिन लोगों ने इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, इसलिए महात्मा गांधी ने इस फ्रीडम के एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को वहाँ के जो लोगों की प्रेजेंट प्रॉब्लम थी उसके साथ जोड़ दिया। तो इसमें से ही एक प्रॉब्लम थी, वो था नमक कानून। नेक्स्ट टॉपिक है साल्ट मार्च एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। महात्मा गांधी ने नमक का प्रयोग नेशंस को यूनाइट करने के लिए किया। पावरफुल सिंबल के रूप में इसको यूज़ किया गया। जनवरी 1930 में गांधी जी ने वाइसरॉय लॉर्ड इरविन के सामने 11 डिमांड रखी। इनमें से कुछ डिमांड्स
जनरल डिमांड्स थी, जबकि दूसरे अलग अलग ग्रुप्स के लेकर थी, जैसे कि इंडस्ट्रीज़ और पीजेंट्स को लेकर। इसके पीछे यही प्लान था कि वाइडर ग्रुप्स की डिमांड को ले ली जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस मूवमेंट के साथ जोड़ा जा सके। इसमें सबसे मेन था साल्ट के ऊपर लगने वाला टैक्स, जिसको वो ख़त्म करना चाहते थे। नमक एक ऐसी कमोडिटी थी जिसका प्रयोग अमीर और गरीब दोनों का ही प्रयोग करते थे। अंग्रेज़ी सरकार का इस पर टैक्स और इसको कम्प्लीटली अपने अधिकार में लेना महात्मा गांधी को पसंद नहीं आया। महात्मा गांधी का ये लेटर एक अल्टीमेटम था अंग्रेज़ी सरकार के लिए। इसमें ये था कि 11 मार्च तक अगर डिमांड्स पूरी नहीं की गई तो कांग्रेस सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन को लॉन्च करेगी। लॉर्ड इरविन समझौता करने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए महात्मा गांधी ने प्रसिद्ध साल्ट मार्च किया, जिसमें 78 वॉलंटियर्स ने पार्टिसिपेट किया। यह मार्च 240 माइल्स की डिस्टेंस का था, साबरमती आश्रम से गुजरात के कोस्टल टाउन डांडी तक। काफिला जहां भी रुकता गांधी जी को सुनने हज़ारों लोग आते और ये काफिला 24 दिन तक अपने मार्च तक मंजिल तक पहुंचने के लिए उसको लगे। जो लोग आते उनको समझाया जाता और बताया जाता कि पीसफुली किस तरह से ब्रिटिश शासन का विरोध कर सकते हैं। 6 अप्रैल को डांडी पहुंचे और नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। लोगों को अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेशन करने के लिए भी मना किया गया, साथ साथ में वहाँ के जो कॉलोनी लॉज थे उनको भी तोड़ने के लिए प्रेरित किया गया। हज़ारों ने देश में नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा, नमक बनाया और गवर्नमेंट की साल्ट फैक्ट्रीज में प्रदर्शन भी किया। जैसे ही मूवमेंट फैला, विदेशी कपड़े का बहिष्कार शुरू हुआ, शराब की दुकानों की घेराबंदी की गई, किसानों ने रेवेन्यू और चौकीदार ने टैक्सेस देने से मना कर दिया, विलेज ऑफिशियल्स ने रिजाइन कर दिया। बहुत से हिस्सों में जंगल के लोगों ने फॉरेस्ट लॉज को वायलेट किया और लकड़ी इकट्ठा कर और पशुओं को जलाकर। बढ़ते विद्रोह के चलते कॉलोनी गवर्नमेंट कांग्रेस लीडर्स को एक एक करके अरेस्ट करना शुरू कर दिया, जिसके कारण कई जगह पर हिंसक झड़पें हुई। जब अब्दुल गफ़ार खान, जो कि महात्मा गांधी के डिसिपल थे, 1930 में गिरफ्तार कर लिया गया। गुस्से में आई भीड़ ने पेशावर की गली में प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। जवाब में पुलिस ने उनके ऊपर फायरिंग करना शुरू कर दी, जिसमें बहुत से लोग मारे गए। 1 महीने के बाद जब महात्मा गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया गया तो शोलापुर में इंडस्ट्रियल वर्कर्स ने पुलिस फोर्स पर हमले शुरू कर दिए। इसके साथ साथ म्यूनिसिपल बिल्डिंग, लॉ कोर्ट्स और रेलवे स्टेशन पर भी हमले हुए। डरी हुई गवर्नमेंट ने इसे कड़ाई से निपटा और शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे सत्याग्रहियों पर हमले हुए। बच्चों और औरतों को पीटा गया और लगभग 1 लाख लोग गिरफ्तार कर लिए गए। इस स्थिति पर महात्मा गांधी ने फिर से आंदोलन को बंद करने की घोषणा की और इरविन के साथ 5 मार्च 1931 को समझौता हुआ। इस समझौते के बाद गांधी जी ने लंदन में हुई राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया और सरकार पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ने के लिए राजी हो गई। दिसंबर 1931 में गांधी जी से मिलने के लिए लंदन गए, लेकिन आम सहमति नहीं बन पाई, इसलिए उनको निराश होकर वापस लौटना पड़ा। वापस आकर उनको पता चला कि फिर से सरकार ने पहले की तरह लोगों का दमन करना शुरू कर दिया है और गफ़ार खान और जवाहरलाल नेहरू पहले ही जेल में थे। कांग्रेस को इलीगल घोषित कर दिया गया था और कई तरीके अपनाए गए ताकि इनकी जो फर्दर जो मीटिंग है वो ना हो पाई इन फ्यूचर। महात्मा गांधी को फिर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाना पड़ा और ये सक्सेसफुली 1 साल तक चलता रहा, लेकिन 1934 तक ये मूवमेंट आगे ना बढ़ सका। तो इस टॉपिक में इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर।